नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के पन्नों में छिपे एक ऐसे अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं जो बहुत खास है। शायद रोजमर्रा की बातचीत में कम ही सुनने को मिलता है। अनुच्छेद 8 जी। हमारे पास इसके बारे में समझने के लिए काफी कुछ है, मतलब कानूनी नजरिए, इतिहास के झरोखे से कुछ बातें, और हाँ, हाल ही में अदालतों ने इस पर क्या कहा है वो भी। हाँ जरूर। ये अनुच्छेद उन लोगों की नागरिकता के बारे में है जिनका ताल्लुक तो भारत से था, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950 को, तब वो भारत से बाहर रह रहे थे। ये दिखाता है कि भारत और दुनिया भर में फैले अपने लोगों के बीच एक अलग ही रिश्ता है। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों ने भारत के बाहर रह रहे भारतीयों के महत्व को समझा था। वो जानते थे कि ये लोग भले ही दूर हैं पर दिल से जुड़े हैं। हाँ। और उनके इस जुड़ाव को बनाए रखने के लिए एक कानूनी रास्ता बनाना जरूरी था। तो चलिए आज इसी अनुच्छेद 8 की कहानी को समझते हैं। ये क्या कहता है, क्यों लाया गया था, समय के साथ इसकी कहानी कैसे बदली, खासकर हाल के एक बड़े अदालती फैसले के बाद, और आज की तारीख में इसका क्या मतलब है। हाँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये अनुच्छेद 8 आखिर कहता क्या है। एकदम आसान भाषा में समझें तो ये उन लोगों को भारत का नागरिक बनने का हक देता था जो। हाँ, इसमें 2-3 मुख्य बातें थीं। पहली कि या तो वो व्यक्ति खुद या उसके माता पिता में से कोई या फिर दादा दादी या नाना नानी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। अविभाजित भारत। हाँ, और यहाँ अविभाजित भारत का मतलब वो भारत है जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बताया गया था। यानी इसमें आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिस्से भी शामिल थे। अच्छा, तो ये दायरा काफी बड़ा था उस वक्त के हिसाब से। और दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त ये थी कि ऐसा व्यक्ति संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को भारत से बाहर किसी देश में आमतौर पर रह रहा हो। आमतौर पर मतलब वो परमानेंटली वहाँ बसा हो, या ये समझा जाए कि वो उस वक्त वहीं का निवासी था, अस्थायी तौर पर नहीं। लेकिन सिर्फ ये 2 शर्तें काफी नहीं थी, है ना? कुछ और भी करना पड़ता था। हाँ, और ये सबसे अहम नुक्ता है। सिर्फ भारतीय मूल का होना या विदेश में रहना काफी नहीं था। उस व्यक्ति को उस देश में मौजूद भारत के डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर ऑफिस, जैसे एम्बेसी या कॉन्सुलेट, बिल्कुल, वहां जाकर एक एप्लीकेशन देनी होती थी। उसे कहना होता था कि मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूं और मुझे रजिस्टर किया जाए। अच्छा। ये रजिस्ट्रेशन संविधान लागू होने से पहले भी हो सकता था और बाद में भी। ये एक जरूरी कदम था। इसके बिना नागरिकता नहीं मिलती थी इस अनुच्छेद के तहत। यानी ये ऑटोमेटिक नहीं था, आपको खुद जाकर अप्लाई करना होता था। और एक और बात, आपने शुरू में कहा था कि ये अनुच्छेद 5 के बावजूद लागू होता है। अनुच्छेद 5 तो भारत में रहने वालों की नागरिकता की बात करता है। हाँ, अनुच्छेद 8 की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, जिसका मतलब है कि अनुच्छेद 5 में चाहे कुछ भी लिखा हो। ओके। ये इसे एक स्पेशल केस बनाता है, खास तौर पर उन भारतीय मूल के लोगों के लिए जो उस वक्त विदेश में थे। अनुच्छेद 5 की शर्तें, जैसे भारत में जन्म या निवास, उन पर लागू नहीं होती थीं। उनके लिए ये अलग रास्ता था। ये दिलचस्प है, और उससे भी ज्यादा दिलचस्प शायद ये है कि ये अनुच्छेद संविधान के पहले ड्राफ्ट में था ही नहीं, इसे बाद में जोड़ा गया। ये क्या कहानी है? सही पकड़ा। ये मूल मसौदे जो 1948 में आया था, उसका हिस्सा नहीं था। इसे अगस्त 1949 में संविधान सभा की बहसों के दौरान ड्राफ्ट आर्टिकल 5B के तौर पर लाया गया। अगस्त 1949, आजादी के 2 साल बाद? हाँ, ये दिखाता है कि आजादी के ठीक बाद विदेश में बसे लाखों भारतीयों का सवाल कितना अहम और पेचीदा बन गया था। क्यों जरूरत पड़ी इसे जोड़ने की? क्या बाकी के नागरिकता अनुच्छेद काफी नहीं थे, मतलब 5, 6, 7? दरअसल अनुच्छेद 5, 6 और 7 मुख्य रूप से उन लोगों पर फोकस कर रहे थे जो भारत के अंदर रह रहे थे, या फिर बंटवारे की वजह से पाकिस्तान से भारत आए थे या भारत से पाकिस्तान गए थे। हाँ, वो तो विभाजन से जुड़े थे ज्यादातर। बिल्कुल, लेकिन उन लाखों भारतीयों का क्या जो अंग्रेजों के जमाने में काम के लिए या दूसरे कारणों से बर्मा चले गए, सीलोन चले गए, मलाया, पूर्वी अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस, ऐसी कई जगहों पर जाकर बस गए थे। हाँ, बहुत बड़ा डायस्पोरा था वो। बहुत बड़ा। तो अनुच्छेद 8 खास तौर पे उनके लिए लाया गया था। समझ गया। लेकिन क्या सब लोग इससे सहमत थे? संविधान सभा में इस पे कोई बहस हुई? हाँ, बहस तो हुई थी। कुछ सदस्यों को लगा कि ये विदेश में बसे भारतीयों को कुछ ज्यादा ही रियायत दे रहा है। रियायत?
किस तरह की? उनकी चिंता ये थी कि इन लोगों को संविधान लागू होने के बाद भी रजिस्टर करने का मौका दिया जा रहा था, जबकि पाकिस्तान से आए लोगों के लिए अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता की शर्तें थोड़ी ज्यादा सख्त थीं। अच्छा। और एक तय तारीख थी 19 जुलाई 1948, जिसके बाद आने वालों के लिए पंजीकरण जरूरी था, वो भी संविधान लागू होने से पहले। तो कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या हम विदेश वालों को ज्यादा छूट दे रहे हैं? लेकिन फिर भी इसे पास कर दिया गया बिना बदलाव के। हाँ, आखिरकार 12 अगस्त 1949 को इसे बिना किसी बदलाव के अपना लिया गया। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे बड़े कानून के जानकार और प्रभावशाली सदस्यों ने इसका पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने तो तर्क दिया। उनका तर्क था कि ये उन लोगों के साथ भारत के सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव को बनाए रखने के लिए जरूरी है। भले ही वो लोग हजारों मील दूर रह रहे थे, पर उनकी जड़ें, उनकी भावनाएं भारत से जुड़ी थीं। ये भारत की उस सोच को दिखाता था कि वो अपने प्रवासी बच्चों को भूलना नहीं चाहता। एक तरह से वेलकमिंग जेस्चर था। तो ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 1950 में योग्य था और नागरिक बनना चाहता था, उसे करना क्या पड़ता था? प्रक्रिया कैसी थी? सीधी थी? प्रक्रिया सीधी सादी ही थी। पहला कदम, उसे साबित करना होता था कि वो योग्य है, यानी या तो उसका खुद का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो या उसके माँ बाप या दादा दादी नाना नानी का। सबूत के तौर पर? हाँ, इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या कोई और सरकारी दस्तावेज ऐसा कुछ देना होता था। ठीक है, योग्यता साबित हो गई। फिर वो जिस देश में रह रहा है वहाँ के भारतीय दूतावास यानी एम्बेसी या वाणिज्य दूतावास यानी कॉन्सुलेट में जाना होता था। वहाँ एक तय फॉर्म भरकर अप्लाई करना होता था, साथ में जरूरी कागजात लगाने होते थे। और फिर इंतजार? हाँ, फिर वहाँ जो भारत सरकार का प्रतिनिधि होता था, डिप्लोमेट या कॉन्सुलर ऑफिसर, वो इस एप्लीकेशन को देखता था। अगर सब कुछ सही पाया जाता तो वो उस व्यक्ति को भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्टर कर लेता था। और बस हो गया काम? हाँ, रजिस्ट्रेशन होते ही वो व्यक्ति कानूनी तौर पर भारत का नागरिक बन जाता था। चलिए एक उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए रवि नाम का कोई शख्स है जिसके दादाजी 1930 में अविभाजित भारत लाहौर में मान लीजिए पैदा हुए थे। रवि खुद 1948 में कनाडा में पैदा हुआ और 26 जनवरी 1950 को भी वहीं रह रहा था। तो वो क्या कर सकता था? बिल्कुल, रवि भले ही कनाडा में पैदा हुआ था, अनुच्छेद 8 के तहत टोरंटो में भारतीय कॉन्सुलेट जाकर अप्लाई कर सकता था। अगर वो अपने दादाजी के जन्म का सबूत दे पाता और बाकी शर्तें, जैसे वो कनाडा में सामान्य रूप से रह रहा था, पूरी करता, तो उसे रजिस्टर कर लिया जाता और वो भारत का नागरिक बन जाता। और इस नागरिकता के फायदे क्या थे? मतलब क्यों कोई इतनी मेहनत करता? फायदे कई थे। सबसे बड़ा फायदा तो शायद ये था कि भारत आने जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। अपनी मर्जी से कभी भी आ जा सकते थे। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी जिनके परिवार या जड़ें भारत में थीं, रिश्तेदार यहीं थे। ये तो है। और क्या प्रॉपर्टी वगैरह का क्या होगा? लेकिन बाकी प्रॉपर्टी का अधिकार था। सोचिए, अपनी पुश्तैनी जमीन या घर से जुड़े रहना कितना आसान हो जाता था। बिल्कुल। और पढ़ाई लिखाई या काम धंधे के लिहाज से? हाँ, वो भी। भारत में आकर पढ़ाई करने या नौकरी करने की पूरी आजादी थी। ये उन लोगों के लिए अहम था जो शायद भारत लौटना चाहते थे या अपने बच्चों को भारतीय माहौल में पढ़ाना चाहते थे। साथ ही बैंक खाते खोलना, बिजनेस करना, ये सब आर्थिक अधिकार भी मिल जाते थे, जिससे भारत के साथ उनका आर्थिक रिश्ता भी मजबूत रहता था। ठीक है, तो ये तो हुई उस समय की बात और उसके फायदों की बात। लेकिन कानून तो वक्त के साथ बदलता है, या कम से कम उसकी समझ बदलती है। कोर्ट्स ने इसे कैसे देखा? क्या अनुच्छेद 8 की व्याख्या हमेशा एक जैसी रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। समय समय पर अदालतों को कुछ चीजें स्पष्ट करनी पड़ी। जैसे एक पुराना केस है स्टेट ऑफ एपी बनाम अब्दुल खादर 1961 का। हाँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अनुच्छेद 8 में जो सामान्य रूप से निवास यानी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग की बात है, उसका मतलब है कि व्यक्ति का 26 जनवरी 1950 को भारत से बाहर रहना जरूरी है। ये उन पर लागू नहीं होता जो उस तारीख के बाद विदेश गए हों। अच्छा, ये तो एक अहम स्पष्टीकरण था। लेकिन असली भूचाल तो शायद हाल ही में आया, अक्टूबर 2024 में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रणव श्रीनिवासन केस से, है ना? बिल्कुल। इसने तो अनुच्छेद 8 की पूरी कहानी ही बदल दी। ये मामला क्या था, थोड़ा विस्तार से बताएंगी? हाँ, ये केस अनुच्छेद 8 की आज की समझ के लिए एक मील का पत्थर है। कहानी ये है कि प्रणव श्रीनिवासन नाम का एक लड़का था जिसका जन्म 1999 में सिंगापुर में हुआ।
ओके, 1999 में। हाँ, उसके माता पिता मूल रूप से भारतीय नागरिक थे, लेकिन उन्होंने प्रणव के जन्म से ठीक 1 साल पहले 1998 में सिंगापुर की नागरिकता ले ली थी। अच्छा, तो उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी। और जैसा कि हम जानते हैं, भारत दोहरी नागरिकता नहीं देता, तो अनुच्छेद 9 के तहत सिंगापुर की नागरिकता लेते ही उनकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई थी। तो प्रणव के जन्म के समय उसके माता पिता भारतीय नागरिक नहीं थे, फिर पेच कहाँ फंसा? पेच ये था कि प्रणव के दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे। अच्छा, तो जब प्रणव बड़ा हुआ, वयस्क हुआ, तो उसने भारत सरकार के पास नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8(2) के तहत अप्लाई किया। उसने कहा कि उसकी भारतीय नागरिकता, जो उसके माता पिता के सिंगापुर की नागरिकता लेने की वजह से जब वो नाबालिग था, खत्म हो गई थी, उसे बहाल किया जाए। लेकिन सरकार ने मना कर दिया। हाँ, सरकार ने मना कर दिया। मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने प्रणव के हक में फैसला दिया। उन्होंने माना कि अनुच्छेद 8 का फायदा उसे मिलना चाहिए, क्योंकि उसके दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे थे। लेकिन भारत सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? मद्रास हाईकोर्ट की बात मानी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलट दिया और यहीं पर अनुच्छेद 8 की निर्णायक व्याख्या सामने आई। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा, अनुच्छेद 8 सिर्फ और सिर्फ उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत से बाहर रह रहे थे और जिन्होंने उस वक्त या उसके बाद अनुच्छेद 8 के तहत खुद को रजिस्टर करवाया था। बस, इसका मतलब ये हुआ कि ये उन लोगों के लिए है ही नहीं जो 26 जनवरी 1950 के बाद विदेश में पैदा हुए हैं, जैसे प्रणव। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 8 भविष्य की पीढ़ियों के लिए नागरिकता का दावा करने का कोई स्थायी रास्ता नहीं है। ये कोई ऐसा हक नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप चलता रहे। मतलब ये कोई विरासत में मिलने वाला हक नहीं है। अगर मेरे दादाजी 1950 में विदेश में रहकर अनुच्छेद 8 के तहत रजिस्टर हुए थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं, जो शायद 1980 में विदेश में पैदा हुआ, आज अनुच्छेद 8 के आधार पर नागरिकता मांग सकता हूँ। बिल्कुल नहीं मांग सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 8 एक संक्रमणकालीन प्रावधान था। संक्रमणकालीन मतलब ट्रांजिशनल। हाँ, ट्रांजिशनल प्रोविजन। आसान भाषा में कहें तो ये आजादी के वक्त की खास परिस्थितियों को संभालने के लिए बनाया गया एक अस्थायी इंतजाम था, खासकर उन लाखों भारतीयों के लिए जो उस वक्त दुनिया भर में फैले हुए थे। तो ये भविष्य के लिए नहीं था? नहीं, इसे भविष्य की सभी पीढ़ियों के लिए नागरिकता का दरवाजा खुला रखने के इरादे से नहीं बनाया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इसे बाद में पैदा हुए लोगों पर लागू किया जाए तो बड़े अजीब और अतार्किक नतीजे निकलेंगे। इसका क्या मतलब था? हाँ, कोर्ट ने कहा कि अगर हम प्रणव श्रीनिवासन वाली दलील मान लें तो सोचिए क्या होगा। कोई व्यक्ति जो साल 2000 में अमेरिका में पैदा हुआ, वो ये दावा कर सकता है कि उसे भारत की नागरिकता दो, क्योंकि उसके दादा दादी 1930 में अविभाजित भारत के उस हिस्से में पैदा हुए थे जो आज मान लीजिए पाकिस्तान या बांग्लादेश में है। हाँ, ये तो अजीब होगा। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि संविधान बनाने वालों की मंशा कभी नहीं हो सकती थी, और ये बात डी बसु जैसे संविधान विशेषज्ञों ने भी अपनी किताबों में लिखी है कि अनुच्छेद 8 एक संक्रमणकालीन व्यवस्था ही थी। तो इस फैसले के बाद अनुच्छेद 8 का आज क्या मतलब रह गया? क्या ये बस इतिहास की किताबों में सिमट गया है? व्यवहारिक तौर पर देखें तो हाँ, काफी हद तक आज इसकी प्रासंगिकता बहुत ही सीमित है। ये शायद सिर्फ उन बेहद पुराने गिने चुने ऐतिहासिक मामलों में काम आ सकता है जहां कोई व्यक्ति 1950 में विदेश में था और किसी वजह से तब रजिस्टर नहीं करा पाया और अब दावा कर रहा हो, जिसकी संभावना आप समझ सकते हैं ना के बराबर है। हाँ, लगभग 0। हाँ, आज के समय में विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता या उससे जुड़े अधिकारों के ज्यादातर मामले नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ही तय होते हैं। अच्छा, तो अब अगर कोई विदेश में है और भारतीय मूल का है, तो उसके लिए क्या रास्ते हैं इस 1955 वाले कानून में? अनुच्छेद 8 तो गया। हाँ, इस कानून में नागरिकता पाने और खोने के कई तरीके बताए गए हैं, जैसे जन्म से नागरिकता अगर भारत में पैदा हुए हों कुछ शर्तों के साथ, वंश से नागरिकता अगर विदेश में पैदा हुए हों लेकिन माता पिता भारतीय हों
इसकी भी अपनी शर्तें और प्रक्रिया है। वंश मतलब डिसेंट। हाँ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। फिर पंजीकरण से नागरिकता है कुछ खास वर्गों के लिए, जैसे भारतीय से शादी करने वाले। देशीयकरण से नागरिकता है यानी नेचुरलाइजेशन, अगर कोई लंबे समय तक भारत में रहे और कुछ और शर्तें पूरी करे। और हाँ, अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए तो वहाँ के लोगों को नागरिकता मिलना। तो विदेश में जन्मे भारतीय मूल के लोगों के लिए वंश या पंजीकरण? हाँ, मुख्य रूप से वंश, डिसेंट या पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन वाले रास्ते हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया और शर्तें अनुच्छेद 8 से बिल्कुल अलग हैं। और ये शर्तें भी समय के साथ बदलती रही हैं, उनमें संशोधन हुए हैं। और ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड का क्या चक्कर है? बहुत लोग इसे लगभग दोहरी नागरिकता जैसा मानते हैं। क्या ये अनुच्छेद 8 का नया रूप है? नहीं, OCI कार्ड योजना बिल्कुल अलग चीज है और इसे दोहरी नागरिकता समझना तो बिल्कुल गलत है। अच्छा। हाँ, ये योजना 2005 में शुरू हुई थी। बाद में PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड योजना को भी इसमें मिला दिया गया था। OCI कार्ड असल में पूर्ण भारतीय नागरिकता नहीं देता। तो फिर क्या देता है? OCI कार्ड धारक मूल रूप से किसी और देश के नागरिक होते हैं, जिनके पास उस देश का पासपोर्ट होता है। भारतीय मूल का होने की वजह से भारत सरकार उन्हें कुछ खास सहूलियतें और अधिकार देती है। ये एक तरह का स्पेशल स्टेटस है। अच्छा, नागरिकता नहीं, सिर्फ कुछ अधिकार। कैसे अधिकार? जैसे उन्हें भारत आने के लिए जिंदगी भर का मल्टीपल एंट्री वीजा मिल जाता है, मतलब बार बार वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं। ये तो काफी सुविधाजनक है। हाँ, और आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक मामलों में उन्हें काफी हद तक वही अधिकार मिलते हैं जो NRI यानी अनिवासी भारतीयों को मिलते हैं। वो भारत में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन खेती वाली जमीन नहीं। ओके। बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ के कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं वगैरह। लेकिन ये पूरी नागरिकता से अलग कैसे है फिर? क्या नहीं कर सकते OCI कार्ड वाले? सबसे बड़ा फर्क यही है कि OCI कार्ड वालों को भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। कोई राजनीतिक अधिकार नहीं? नहीं, वो भारत में कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, न लोकसभा न विधानसभा। वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज जैसे संवैधानिक पद नहीं संभाल सकते। आम तौर पर सरकारी नौकरियां भी नहीं कर सकते, हालांकि कुछ खास मामलों में छूट हो सकती है। अच्छा। जबकि अनुच्छेद 8 के तहत जो नागरिकता मिलती थी वो पूरी नागरिकता थी, जिसमें ये सारे राजनीतिक अधिकार शामिल थे। तो OCI अनुच्छेद 8 का कोई विकल्प या नया रूप नहीं है। ये प्रवासी भारतीयों को भारत से जुड़े रखने का एक अलग तरीका है, बिना उन्हें पूरी नागरिकता दिए। और हाँ, एक और चीज जो नागरिकता के मामले में बहुत जरूरी है, अनुच्छेद 9 वो क्या कहता है, उसे भी समझ लेना चाहिए। बिल्कुल। अनुच्छेद 9 भारत के एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप के सिद्धांत की नींव है। ये साफ कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। अपने आप? हाँ, अनुच्छेद 9 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 5, 6 या 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं रहेगा अगर उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली है। नो ड्यूअल सिटीजनशिप। यानी अगर किसी ने अनुच्छेद 8 के तहत रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया था, मान लीजिए 1955 में, लेकिन फिर 1970 में उसने अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी वक्त खत्म हो गई। एकदम सही। अनुच्छेद 9 का असर अनुच्छेद 8 वालों पर भी पड़ता था और पड़ता है। और जहाँ तक OCI कार्ड वालों का सवाल है, वो तो पहले से ही दूसरे देश के नागरिक होते हैं, उनके पास तो भारत की नागरिकता होती ही नहीं है कि खत्म होने का सवाल उठे। हाँ, बात तो सही है। OCI कार्ड बस कुछ अधिकारों का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं। तो कुल मिला के देखें तो अनुच्छेद 8 हमारे संविधान का एक बड़ा ही अनोखा और ऐतिहासिक हिस्सा था। आजादी की उस उथल पुथल वाले दौर में इसने दुनिया भर में फैले लाखों भारतीय मूल के लोगों को अपनी जड़ों से यानी भारत से जुड़ने का एक कानूनी पुल मुहैया कराया। हाँ, उस समय की जरूरतों को देखते हुए ये वाकई एक दूर की सोच वाला कदम था। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के प्रणव श्रीनिवासन केस में आईने की तरह साफ कर दिया, ये मुख्य रूप से एक संक्रमणकालीन व्यवस्था थी आजादी के वक्त के डायस्पोरा के लिए। आज के दौर में इसकी जगह नागरिकता अधिनियम 1955 और OCI जैसी योजनाओं ने ले ली है, जो आज की जरूरतों और हकीकत के हिसाब से भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों और भारत के बीच के रिश्ते को परिभाषित करते हैं। ये पूरी बातचीत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भारत और उसके करोड़ों प्रवासी लोगों के बीच का रिश्ता कितना जटिल है और वक्त के साथ कैसे बदलता रहा है।
कानून भी कैसे समय और हालात के साथ कदम मिलाते हैं, ये उसका एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में जहां लाखों भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल और परिवार भारत से गहरे जुड़े हैं। हाँ। क्या भारत की मौजूदा एकल नागरिकता नीति और OCI जैसी योजनाएं उनकी उम्मीदों और भारत के साथ उनके जुड़ाव को पूरी तरह से संभालने के लिए काफी है? या फिर भविष्य में इस पूरे कानूनी ढांचे पर शायद दोहरी नागरिकता के किसी सीमित रूप पर या OCI अधिकारों को और बढ़ाने पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। इसी सवाल और सोच के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।